क्या लोकसभा चुनाव 2024 में जो होना था हो चुका है और जो हो रहा है वो सब कुछ बस दिखावा मात्र है क्या चुनाव की शुरुआत में ही किसी के पक्ष में सारी गणित सेट हो चुकी है और गणित इस कदर सेट कर दी गई है कि अब उसको सिद्ध कर पाना भी चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो पूरे देश में चुनाव के दौरान जिसकी लाठी उसकी भैंस का खेल दिख रहा है, जगह जगह भाजपाई गुंडई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लोकतंत्र की लूट देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ क्या भीतर ही भीतर सब कुछ कंट्रोल में किया जा चुका है। पिछले दिनों राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान एक कहानी सुनाया करते थे कि जेब कतरा जब आता है तो पूरी गैंग लेकर आता है। कुछ लोग आपका ध्यान भटकाते हैं, इसके लिए मार झगड़ा रोना धोना कुछ भी कर सकते हैं। जब आपका ध्यान भटक जाता है तो पीछे से कुछ लोग आपकी जेब काट लेते हैं। सवाल यह है कि क्या सूरत, इंदौर और वाराणसी जैसी घटनाओं के शोर के पीछे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ, पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र और भैंस के पीछे, उनके आंसुओं के पीछे चुनाव आयोग कोई खेल कर रहा है और कर नहीं रहा बल्कि कर चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो होश उड़ा देने वाले हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस पर सुनवाई के लिए हामी भी भर दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण अर्जेंट सुनवाई के लिए पहुंचे थे। चीफ जस्टिस को जब मामले की गंभीरता का पता चला तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये पूरा मसला आप सभी के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के लूट का कहा जा सकता है। मैं ये दावा तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि लूट हुई है कि नहीं हुई है, मगर शुरू से लेकर आखिर तक जो हरकतें चुनाव आयोग की हैं वो बहुत कुछ साफ साफ बता रही हैं। इसीलिए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपने इस प्यारे लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान और अपने अधिकारों के लिए इस मामले को जोर शोर से जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को खुद समझने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पूरा मामला देखिए और लाइक करिए ताकि यूट्यूब खुद भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और लोग जान पाएं कि चुनाव आयोग ने कौन सा नया कारनामा किया है जो सवालों के घेरे में आ गया है और पूरा का पूरा चुनाव ही संदिग्ध क्यों होता जा रहा है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, और यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। इसके लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आप जो भी इच्छा हो कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस डेटा टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 21 राज्यों में हुए फर्स्ट फेज की वोटिंग का आंकड़ा दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, यानी अप्रैल 2024 को जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी उसमें शाम 7 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, इसका आंकड़ा चुनाव आयोग ने सामने रखा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चल के पूरी कहानी दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा मामला समझने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है और कैसे कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि 1 करोड़ 16 लाख वोट अचानक से पहले फेज की वोटिंग में ही बढ़ गए। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में 25% तक वोट बढ़ गया। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। अभी राज्य दर राज्य जब आपको बताऊंगा तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और ये टेबल किसने सामने रखा है, कौन कौन से सवाल पूछे हैं, कौन कौन से आंकड़े हैं, इन सब पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे। ये टेबल समझने के बाद देश के जागरूक नागरिक कौन कौन से सवाल उठा रहे हैं उन सब पर बात करेंगे। पहले और दूसरे चरण के बाद आपने देखा कि फाइनल वोटर टर्नआउट चुनाव आयोग ने 10-11 दिन बाद दिया, यानी पहले चरण का लगभग 11 दिन बाद और दूसरे चरण का 4-5 दिन बाद, जबकि पहले ये काम इस चुनाव से पहले ये काम 48 घंटे के भीतर हो जाया करता था। और ये भी 10 दिन बाद आंकड़ा तब दिया गया जब चारों तरफ से हो हल्ला मचने लगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बताया ही नहीं कि वोटरों की संख्या कितनी है, बस इतना बोल दिया कि 66% वोटिंग हुई है, यानी कितने का 66% वोटिंग हुई है इसका पता नहीं है। इसके अलावा राजू पारुलकर जो कि लेखक हैं, ब्लॉगर हैं, उन्होंने कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, उन सवालों पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध बस इतना है कि पूरा देखिए, मामला बेहद संगीन होता जा रहा है। अब यहां से टीवी की स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है ये वही चार्ट है, ये वही आंकड़े हैं जो लगातार संदेहों के घेरे में हैं। आइए बारी बारी से हम देखते हैं कि इस चार्ट में क्या कुछ दिया गया है, कौन से आंकड़े हैं जो संदेह पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है उसको एक साथ संकलित किया गया है। ये उन राज्यों का नाम है, उन केंद्र शासित प्रदेशों का भी नाम है जहां पर पहले फेज में चुनाव हुआ था। ये है उन सीटों की संख्या जितनी सीटों पर चुनाव हुआ था। ये है वो प्रतिशत, वोट प्रतिशत जो 19 तारीख यानी 19 अप्रैल 2024 के फर्स्ट फेज के चुनाव में शाम के 7 बजे तक वोटिंग हुई थी। ये वो आंकड़ा है, प्रतिशत का आंकड़ा, जो 30 तारीख को चुनाव आयोग ने दिया था, यानी रिवाइज करके दिया था। यहाँ पर आंकड़े कुछ और हैं, यहाँ पर आंकड़े कुछ और हैं। जो अंतर है वही पूरा संदेह पैदा करता है। ये इंक्रीज है इन वोटर टर्नआउट, मतलब कितने प्रतिशत वोट बढ़ गया शाम के 7 बजे
19 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार और 30 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार। और यहाँ पर है इलेक्टर्स की संख्या, ये है इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट आफ्टर डाटा रिवीजन बाई चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग ने जो डाटा को रिवाइज किया उसमें जो वोट की संख्या बढ़ी है वो यहाँ पर आपको आखिरी लाइन में दिख रहा होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अंडमान निकोबार में एक सीट पर चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, बताया गया शाम को 7 बजे कि यहाँ 56% वोटिंग हुई, 56.87%। इसके बाद 30 तारीख को बताया जाता है कि नहीं वोटिंग प्रतिशत 64 था, 64% वोटिंग हुई, यानी कुल मिलाकर 22,785 वोट बढ़ गए, 22,785 वोट बढ़ गए, जबकि ये आंकड़ा शाम के 7 बजे तक का था। अगला है अरुणाचल प्रदेश का, 2 सीटों पर वोटिंग हुई थी, पहले 65.46% बताया गया, बाद में ये आंकड़ा भी 77.68 हो गया। यहाँ पर 12.22%, 12.22% की वोटों में बढ़ोतरी हुई और कुल बढ़ोतरी 1,09,000 से ज़्यादा है, 1,09,000 से ज़्यादा वोट बढ़ गए 2 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या की जब आप बात करेंगे तो ये आंकड़े बहुत बड़े नजर आएंगे। इसी तरह से बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, 47.49% वोटिंग बताई गई थी, बाद में 49.26% बताया गया। यहाँ पर कुल बढ़ोतरी होती है 1,34,549 वोटों की। आगे छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर चुनाव हुआ था, 63% वोट बताया गया और बाद में 68.29%, बाद में इसके बाद बढ़ोतरी होती है 4.88% की और 71,844 वोट बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी एक सीट पर वोटिंग हुई, पहले 65 बताया गया, बाद में 68 से अधिक हो गया, 3.19% की बढ़ोतरी और 51,780 वोट बढ़ गए। इसी तरीके से आप पूरे चार्ट में देखते जाएंगे कि हर जगह किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। मैं कुछ खास जगहों की बात कर लेता हूं जहां पर विशेष बढ़ोतरी हो गई। खासकर आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश में जब आएंगे तो यहाँ 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले फेज में, पहले 63.33 बताया गया, बाद में 67.75 हो गया, 4.45% की वोटिंग बढ़ोतरी बताई गई और वोटों में जो बढ़ोतरी हुई वो 4,99,886 वोट बढ़ने की बात खुद चुनाव आयोग ने बताया है। आगे महाराष्ट्र की कहानी है, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इसी तरह से जब आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो मामला और ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, पहले बताया गया कि 55.29% वोट हुआ है, इसके बाद ये संख्या, ये आंकड़ा बढ़कर 63.71 पर पहुँच गया यहाँ पर, और इससे आगे जब आप जाते हैं तो दिखता है कि वोटों में बढ़ोतरी 8,04,503, यानी 8 लाख वोट बढ़ गए। कहाँ पर? 5 सीटों पर 8 लाख, आंकड़ा देखिए। इसी तरीके से जब आप मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर में 2 सीटों पर वोटिंग हुई, 68.62% वोट पहली बार बताया गया, बाद में ये 76 से अधिक हो गया, 7.48% की बढ़ोतरी और कुल वोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई कितनी? 1,15,540, यानी मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में भी 2 सीटों पर चुनाव होता है और 1,15,540 वोट बढ़े हुए बताए जाते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र वाला तो चौंकाने वाला है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने बात की थी लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में 1 सीट पर वोटिंग हुई, यहाँ पर 25% वोट बढ़ गया, 25%, 14,527 वोट बढ़ गए। आगे मेघालय की कहानी है, यहाँ पर भी 2 सीटों पर वोटिंग हुई थी और यहाँ 1,41,000 वोट बढ़ गया। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी वोट लगातार बढ़ता गया। राजस्थान में देखिए 12 सीटों पर वोटिंग हुई, यहाँ पर 16,96,141 वोट बढ़ गए। ये राजस्थान की कहानी है, 16 लाख वोट बढ़ गए। इसके नीचे जब आप सिक्किम में जाते हैं तो 1 सीट पर वोटिंग हुई थी और 54,861 वोट बढ़ गए। सिक्किम में एक सीट पर 54,861 वोट बढ़ गए। ये कितना बड़ा आंकड़ा है सोचिए, 1 सीट पर। आगे तमिलनाडु की बात है, 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई। तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य जहां पर एक साथ सभी सीटों पर चुनाव हो गया और पहले 62.19% वोटिंग बताई गई, बाद में 69.72%, यानी मोटा मोटी बढ़ोतरी 7.5% की। और वोटों में जब आप जाएंगे तो 46,93,745 वोट, 46 लाख वोट बढ़ गए। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक साथ वोटिंग हुई 39 सीटों पर। अब त्रिपुरा की कहानी देखिए, यहाँ पर 1 सीट पर वोटिंग हुई, बढ़ोतरी लगभग 1.5% की बताई गई और 23,000 वोटों की बढ़ोतरी आंकी गई।
बाद में उत्तर प्रदेश की बारी आती है। यहाँ 8 सीटों पर वोटिंग हुई और 3.5% वोट बढ़े हुए बताए गए। इसके साथ ही 5,04,054 वोट बढ़ गए। 5 लाख वोटों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई, वो भी 8 सीटों के चुनाव के बाद। इसी तरीके से उत्तराखंड को देखिए, 5 सीटों पर वोटिंग हुई, बढ़ोतरी बताई गई लगभग 3.5% की और 2,98,497 वोट बढ़ गए, यानी मोटा मोटी 3 लाख वोट उत्तराखंड में बढ़ गए 5 सीटों के लिए। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर वोटिंग हुई थी, बढ़ोतरी लगभग 4.5% की और यहाँ पर वोटों की बढ़ोतरी 2,44,173 हो गई पश्चिम बंगाल में। और जब आप कुल बढ़ोतरी देखते हैं, जब ओवरऑल देखते हैं, तो वोटिंग जो है फाइनल वोटिंग बताई गई 66%, पहले बताई गई थी लगभग 60%, यानी मोटा मोटी 6.14% की बढ़ोतरी। इसके साथ ही ये जो आंकड़ा है ये 1,16,07,761 वोटों का, यानी 1,16,00,000 वोट बढ़ गए फर्स्ट फेज में। ये खाली फर्स्ट फेज की कहानी है, 1,16,00,000 वोट बढ़ गए। इस मामले पर राजू पलुलकर ने देश भर की पार्टियों को चेतावनी दी है और कहा है कि सावधान हो जाइए, इन सवालों पर ध्यान दीजिए। यदि आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो चुनाव आयोग और इसके आंकड़ों की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में घोषित हुआ था और पहले 2 चरण में 1,92,00,000 वोट बढ़ गए, यानी 5.93%, वो भी अपारदर्शी तरीके से। इसके साथ ही इन्होंने ये दोनों सीट शेयर की है जो चुनाव आयोग ने जनता के सामने शोर मचाने के बाद रखा था, अपने मन से नहीं रखा। आगे राजू पलुलकर जो सवाल उठा रहे हैं उनको जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि शुरुआत के 2 चरण में देश के 190 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हुआ, जिसमें कुल 32.5 करोड़ वोटर थे। चुनाव आयोग को मतदान से पहले मतदाताओं की कुल संख्या का खुलासा करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? चुनाव आयोग ने 7 मई 2024 को तीसरे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद मतदाताओं की कुल संख्या का खुलासा किया और खुद उसने अपने ही शब्दों में कहा कि यह चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ाने का नया कदम है। क्या चुनाव आयोग की दया पर चुनावी पारदर्शिता निर्भर है? अब अगला सवाल बड़ा गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि चुनाव आयोग को यह साफ साफ बताना चाहिए कि चुनाव आयोग वोटों के प्रतिशत को बार बार बदलता क्यों रहा, संशोधित क्यों करता रहा और चुनाव के पहले 3 चरणों के बाद ही पूरी संख्या का खुलासा क्यों किया। चुनाव आयोग ने चौथे चरण से मतदाताओं की संख्या का खुलासा करना शुरू कर दिया। पहले 3 चरणों में, विशेषकर पहले 2 चरणों में पारदर्शिता कम क्यों थी? यानी सवाल सीधा सा है कि चुनाव आयोग ने 3 चरण वोटिंग होने के बाद मतदाताओं की संख्या बताना क्यों शुरू किया, शुरुआती चरणों में क्यों नहीं बताया और खासकर पहले 2 चरण में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई। पहले चरण के बाद चुनाव आयोग ने पीसी वाइज VTR यानी वोटर टर्नआउट परसेंटेज का खुलासा किया, लेकिन दूसरे चरण के बाद इसने केवल मतदाताओं की संख्या खुलासा किया। चुनाव आयोग का ये विचलन, ये असंगति और ये असंगत व्यवहार क्यों? भले ही चुनाव आयोग उम्मीदवारों को कोई फॉर्म या डेटा देता है या नहीं देता है, यह अलग की बात है, लेकिन हम लोगों को तथ्यों को जल्द से जल्द जानना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के हित में नहीं बल्कि बड़े स्तर पर चुनावी निरंकुशता के लिए काम कर रहा है। करीबन 2 हफ्ते पहले भी हमने इन आंकड़ों पर चर्चा की थी कि कैसे कैसे चुनावी खेल सामने आ रहे हैं। लंबे समय से सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फेरबदल, ये छुपन छुपाई का खेल क्यों हो रहा है। अब जरा सोचिए, जो चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, मोदी सत्ता के समर्थन में कार्य करता हुआ दिख रहा है, उसी चुनाव आयोग का नियम है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, उन्माद नहीं फैला सकते, किसी के बारे में झूठी बात नहीं बोल सकते, झूठा दावा नहीं कर सकते, झूठा वादा भी नहीं कर सकते, ऐसा वादा नहीं कर सकते जो पूरा करना असंभव हो, बेमतलब की बकवास नहीं कर सकते, और तो और इशारों में भी सांप्रदायिक राजनीति को हवा नहीं दी जा सकती। मगर यहाँ तो खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री से लेकर उनकी पूरी टीम झूठ के नाले में रोज डुबकी लगा रही है, सरेआम जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दिन रात मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हैं और चुनाव आयोग के कान बहरे हो चुके हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। आज तक के चुनाव में आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक तरफ चुनाव चल रहा हो और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का भर भर के प्रचार हर एक माध्यम से किया जा रहा हो, चाहे अखबारों में इंटरव्यू के नाम पर खबर छापनी हो या फिर गोदी मीडिया के तमाम लपट झंडिसों को जुटाकर दिन रात इंटरव्यू चलाना हो या फिर दीवारों पर इस तरीके से चोरों की तरफ पोस्टर लगाना हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत देश भर के शहरों में नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर बैनर वाराणसी समेत तमाम शहरों में लगे। पिछले दिनों आप दर्शकों
दर्शकों ने भी बताया। आचार संहिता लागू होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है और चुनाव आयोग गूंगा बहरा बनकर बैठा हुआ है। हमारे कुछ दर्शकों ने ये तस्वीरें भी भेजी है, देख लीजिए कहाँ की हैं। जबकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से यदि कोई गलती हो जाए तो तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। अब चिंता की बात यह है कि जब सामने से इस तरीके से खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है तो फिर ये जो आंकड़ों की गणित है, इस पर कोई संदेह क्यों न करे। ये सवाल बार बार क्यों न पूछा जाए कि 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए? शाम के 7 बजे के बाद इतने सारे लोग वोट डालने कहां से आ गए? इतना लंबा चौड़ा आकलन चुनाव आयोग का फेल कैसे हो गया? किसी राज्य में 25% तक बढ़ोतरी अचानक से कैसे हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है? इन सब पर सवाल क्यों न किया जाए। यहाँ एक हल्की सी गणित समझनी जरूरी है कि जब भी आप किसी चीज का प्रतिशत निकालते हैं, जैसे चुनाव आयोग ने शुरुआती चरण में बताया कि 66% वोटिंग हुई है, तो ये 66% निकालने के लिए आपके पास पूरी संख्या रही होगी, बिना उसके नहीं निकाला जा सकता। यानी आपको पता रहा होगा कि 100 वोटर है तो उनमें से 66 लोगों ने वोट दिया तो वोटिंग प्रतिशत 66 हुआ। बिना फाइनल नंबर के परसेंटेज निकाला ही नहीं जा सकता। फिर क्या कारण है कि चुनाव आयोग ने अंकों में संख्या नहीं बताई, प्रतिशत में बताया? ये सीधे सीधे संदेह के घेरे में है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मन से कोई भी प्रतिशत बता दिया ताकि धीरे धीरे डेटा को मैनेज करके लंबे समय बाद जब हो हल्ला होगा तो आंकड़ा दे देंगे, और वैसे ही कहानी सामने आती हुई दिख रही है। प्रतिशत के हिसाब से अंक बना दिए जाएंगे बाद में। और यदि मन में कहीं कोई चोरी नहीं थी तो फिर जिस तरीके से इतना लंबा चौड़ा टेबल बना, उसमें से एक और जुड़ जाता। टोटल वोटर कितने थे, इतने में से इतने लोगों ने वोट किया तो इतने प्रतिशत की वोटिंग हुई। आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों नहीं किया? और यह भी नहीं है कि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। 2019 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने बाकायदा पूरा डेटा दिया था और 2014 के चुनाव से तुलना भी की थी। यानी न सिर्फ 2019 का आंकड़ा दिया बल्कि 14 का आंकड़ा भी दिया और बताया कि इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत वोट बढ़ गया और वहां पर घट गया। यानी 5 साल पहले जो चुनाव आयोग 2019 के चुनाव में 14 का भी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा था, इस बार वही चुनाव आयोग 2024 चुनाव में 2024 का ही आंकड़ा नहीं दे रहा है। तो सवाल है कि आखिर इन सब के पीछे का खेल क्या है? इन सब के पीछे कौन सी गणित काम कर रही है? शुरुआती चरण में जिन 190 सीटों पर चुनाव हुआ, क्या वहां पर बहुत बड़े स्तर पर कुछ हो चुका है? और चुनाव आयोग का रवैया देखकर तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। किस तरीके से देश भर से भयंकर निरंकुशता सामने आ रही है। विपक्ष के उम्मीदवारों को तोड़ना हो, उन्हें अपने पक्ष में करना हो, भाजपा के खिलाफ वाले उम्मीदवारों को डराना धमकाना, पर्चा रद्द करना, नामांकन करने से रोकना, अलग अलग बहाने बनाना। इन सब को देखने के बाद जब हम ये देखते हैं कि केवल पहले चरण के चुनाव में ही 1 करोड़ 16 लाख वोट बढ़ गए, तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल मन में उठने लगते हैं। अब एडीआर ने चुनाव आयोग की इन करतूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति भी दे दी है। एडीआर ने आरोप लगाया है कि आंकड़ों का प्रकाशन करने में चुनाव आयोग ने बहुत देरी की। वोट प्रतिशत के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो गई, जिनसे जनता के मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 24 तारीख को चुनाव आयोग जवाब दे कि फॉर्म 17C और पूरा का पूरा डाटा जनता के बीच क्यों नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें कि यह मामला आज के लिए सूचीबद्ध नहीं था, मगर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की अपील की तो चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर सुनवाई की तथा चुनाव आयोग के वकीलों से पूछा कि बताइए फॉर्म 17C पब्लिक के बीच रखने में क्या दिक्कत है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जगह जगह से इसको एकत्रित करना पड़ता है, समय लगता है। इस पर कहा गया कि ये फॉर्म 17C तो हर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। इसके बाद प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि बहुत सारे पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट हैं ही नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अभी हमें चुनाव के बीच में ये सारा डेटा इंटरनेट पर अपलोड करने का निर्देश देना, इसका क्या मतलब निकलेगा। प्रशांत भूषण ने तब कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बताए गए अंतिम मतदान प्रतिशत आंकड़ों में वृद्धि को लेकर चिंताएं हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि देश के नागरिक व्यथित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या ईवीएम को बदला जा रहा है। अचानक 6% की वोटों की वृद्धि कैसे हो गई। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने अब इस मामले में 24 मई को सुनवाई का समय दिया है, जिसमें फॉर्म 17C तथा वोटों के रिकॉर्ड को पब्लिक करने की मांग की गई है एडीआर द्वारा। इसी चुनाव के दौरान आपने देखा कई लोगों को वोट देने से रोका जाता है, कहीं पोलिंग बूथ में बवाल होता है, कहीं भाजपा नेता का बेटा पोलिंग बूथ ही कैप्चर कर लेता है। विपक्ष के वोटरों को ज्यादातर रोकने की कोशिश की जाती है और इन सब के बावजूद वोट डालने के बाद चुनाव आयोग के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं। सवाल बार बार वही है कि क्या प्रथम 2 चरण के 190 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें काफी बड़े स्तर पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि लगभग 6% वोटों का बढ़ जाना अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये चौंकाने वाला काम नहीं होता यदि चुनाव आयोग ने समय रहते पूरा आंकड़ा सामने रख दिया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।